नमस्कार दोस्तों, आप सबका क्रैक एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं अजय द्विवेदी स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपने जनरली जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा या मॉडर्न वर्ड पढ़ते हैं तो अक्सर हमें कई एक जैसे शब्द मिलते हैं, जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे बहुत सारे शब्द। तो आज हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इन सब का क्या सही सेम मायने हैं या फिर इन सभी में डिफरेंसेज हैं। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझिएगा, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो इंग्लैंड और वेल्स, पहले यहां पर देख लीजिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये स्कॉटलैंड का एरिया है, ये व्हाइट में जो आप देख रहे हैं ये इंग्लैंड का एरिया है, ये वेल्स इधर है, ये पीले में आप नॉर्दर्न आयरलैंड देख रहे हैं और ये जो नीचे का हिस्सा है वो सदर्न आयरलैंड है। ठीक है ना। अच्छा, अब ओवरऑल इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। इसको ओवरऑल पूरा अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो हमारा मुद्दा ये है कि आखिर ये आज की डेट में देखिए ये सभी के सभी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, लेकिन अगर संप्रभु राष्ट्र के तौर पर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ही उसे कहा जाता है। यानी इंग्लैंड भी एक कंट्री है, स्कॉटलैंड भी कंट्री है, वेल्स भी कंट्री है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है, इसका संक्षिप्तावलोकन हम लोग करने चल रहे हैं। तो आइए जरा देखने का प्रयास करते। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जब पुराने दिनों में यानी एंशिएंट एज में आप देखिए कि ये रोम हुआ करता था और इस रोमन एम्पायर के अंडर में ये सारे कंट्रीज आया करते थे। इवन की जो ग्रीस है ये भी सब इसी के अंतर्गत, टर्की, इधर साइप्रस और इधर के पूरे एरिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इजिप्ट, आज का अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब एक्चुअल में रोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था। दोस्तों, रोमन एम्पायर का पार्ट ये जो आप आज की डेट में इंग्लैंड देख रहे हैं और जो वेल्स देख रहे हैं ये भी हुआ करता था। तो उन दिनों इनको कहा जाता था क्या, उन दिनों इनको कहा जाता था ब्रिटानिया। तो याद रखिएगा कि ये जो आप यहां पर इंग्लैंड देख रहे हैं और ये वेल्स जो देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं से कहा जाए तो रोमन एम्पायर का पार्ट था और उन दिनों इनको क्या कहा जाता था, ब्रिटानिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था ब्रिटानिया, ब्रिटानिया कहा जाता था। तो याद रखिएगा, अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, जरा समझिएगा। एक्चुअल में देखिए, रोमन एम्पायर के हाथ से जब इंग्लैंड और वेल्स चले गए तो ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड और वेल्स दोनों ने अपने अपने आप को स्वतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। तो इंग्लैंड जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, जिसमें रिसोर्सेज सबसे ज्यादा थे, दोस्तों वो छोटे छोटे कबीलाई तत्वों का एक समूह बन गया। यानी यहां पर जैसे भारत में 16 महाजनपद थे, ऐसे तमाम छोटे छोटे क्या हो गए, ट्राइबल स्टेट्स यहां पर स्थापित हो गए। उनमें से 2 ट्राइबल स्टेट बहुत बड़े थे, एक का नाम था एंग्लो और एक का नाम था क्या, सैक्सन। तो 925 में इन एंग्लो और सैक्सन ने दोनों ने क्या कर लिया, आपस में मर्जर कर लिया, यानी आपस में विलय हो गया। तो 925 में जब एंग्लो एंड सैक्सन ये मिल गए 925 ईस्वी में, तो दोस्तों यहीं से एक कंट्री के तौर पर क्या होता है, इंग्लैंड का अस्तित्व उभर करके सामने आता है। यानी याद रखिएगा, यह हंसने वाली बात है कि वो इंग्लैंड जो भारत जैसे देश को, जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी है, उसको कहता था कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, जिसकी स्थापना ही 925 ईस्वी में हुई थी एज ए कंट्री। तो अब जरा देखिएगा, अभी यहां पर 925 में केवल इंग्लैंड स्थापित हुआ है। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं वेल्स को भी मिला लूं। पुराने एक नियम के अनुसार 1284 ईस्वी में वेल्स ने कहा ठीक है चलो हम आपके साथ मिल जाते हैं, वेल्स मिल भी गया। लेकिन फाइनल ये मर्जर नहीं था। अंत में 1536 में एक प्रोसेस प्रारंभ हुआ और अंत में 1543 में जाकर के वेल्स इंग्लैंड के साथ क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया, यानी मिल गया। तो इस तरह से अब जब इंग्लैंड और वेल्स यहां पर मिल जाते हैं आपस में, तो अब दोस्तों इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो अब इसका नाम पड़ जाएगा ब्रिटेन। क्या नाम पड़ जाएगा, अब इसका नाम पड़ जाएगा, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाएगा, ब्रिटेन बोला जाएगा। अभी देखिए ग्रेट ब्रिटेन नहीं, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कि जब भारत में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था तो उसी समय ब्रिटेन की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने पूरे देश को यूनिफाइड करने का प्रयास किया। बाद में उनका उत्तराधिकारी जो हुआ दोस्तों, उसका नाम था जेम्स। क्या नाम था, जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट दैवीय अधिकारों को मानने वाला राजा था। जेम्स फर्स्ट एक्चुअल में स्कॉटलैंड का रहने वाला था और वो कोशिश कर रहा था कि स्कॉटलैंड भी
इंग्लैंड और वेल्स के साथ एक हो जाए, पूरा देश एक हो जाए। तमाम प्रयासों के बावजूद भी दोस्तों वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और अंत में जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कहते हैं ना कि कुछ नहीं उखाड़ नहीं पाएंगे तो चोंच तो लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या कर दिया, उसने एक फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर, जिसको आप यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ ये ऐसे 3 पट्टियां हैं ऐसे, और एक तरफ ये ऐसे प्लस का चिन्ह है। तो इसमें एक्चुअल में दोनों देशों का क्या है, सिंबल है। एक तरफ क्या है, इंग्लैंड का सिंबल है, और एक तरफ किसका है, स्कॉटलैंड का सिंबल है। तो इन दोनों एक फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एक तरह से एक सांकेतिक रूप में उसने शुरुआत कर दिया कि कभी फ्यूचर में हम क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। अंतोगत्वा बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं कि 1707 में 1 मई 1707 यानी 1707 का वो वर्ष जब भारत में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो 1707 में स्कॉटलैंड क्या हो जाता है, इस यूनियन के साथ वेल्स और इंग्लैंड के साथ क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और दोस्तों तब इनका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया नाम, तब इनका नाम पड़ गया ग्रेट ब्रिटेन। क्या नाम पड़ गया, ग्रेट ब्रिटेन पड़ गया। तो ब्रिटेन क्या है, वेल्स और इंग्लैंड है। ग्रेट ब्रिटेन जब स्कॉटलैंड भी मिल गया, और साथ में जो तमाम छोटे छोटे आप आइलैंड्स देख रहे हैं, ये मतलब इनकी संख्या हजारों में है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब बचा क्या मामला, आयरलैंड का बचा। आप सोचो ब्रिटेन इतना एक तरह से कहा जाए औपनिवेशिक राष्ट्र था, साम्राज्यवादी राष्ट्र था, तो ऐसी कंडीशन में ये मतलब कैसे संभव था कि उसका पड़ोसी मुल्क इससे बच करके रह पाए। भारत और अफ्रीका जैसे कंट्रीज तो नहीं बच पाए, तो ये कैसे संभव था कि ये बच पाए। तो इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने बहला करके फुसला करके आयरलैंड को भी मिलाना प्रारंभ कर दिया। 1801 में अगर देखा जाए तो 1801 में इन्होंने क्या कर लिया कि आयरलैंड का विलय अपने साथ कर लिया। अब देखो आयरलैंड मिल गया, लेकिन जैसा कि भारत में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये लोग कर रहे थे, ऐसे आयरलैंड में भी करने लगे। तो जब भारत में महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो ठीक उसी समय आयरलैंड के लोगों ने भी अपने देश में स्वाधीनता आंदोलन चालू कर दिया। और अंत में आप देख सकते हैं कि जनवरी 7, 1922 को ये क्या हो जा रहे हैं, ये जनवरी 7, 1922 को आयरलैंड क्या हो गया, ये कंप्लीटली हो गया फ्री। और ऐसी कंडीशन में केवल ये जो पीला पोर्शन आप देख रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का, केवल ये 6-7 काउंटीज ही बचे थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो अब किसके साथ रहेंगे, अब हम तो ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे, हमारा जितना भी जो कुछ भी है फ्यूचर वो इसी के साथ जुड़ा हुआ। तो सदर्न आयरलैंड के लोगों ने कहा कि जाओ तुम लोग बाहर में जाओ, हम अलग स्वतंत्र रहेंगे। तो सदर्न आयरलैंड आजाद हो गया कब, जनवरी 7, 1922 को। और ये जो पीला कलर आप देख रहे हैं ये ज्वाइन हो गया किसके साथ, इसके साथ हो गया। तो इसको ओवरऑल कहा जाता है आज की डेट में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और तमाम जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन सबको मिलाकर के बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इज कंप्लीटली प्योरली अ पॉलिटिकल टर्म, जबकि ग्रेट ब्रिटेन पॉलिटिकल के साथ साथ जियोग्राफिकल टर्म भी है। आप ये समझिएगा कि यूनाइटेड किंगडम एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके अंतर्गत तमाम राष्ट्र हैं, और उन्हें संप्रभु नहीं कहा जा सकता है, ये बात अलग है कि वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जो आपको मदद करेगा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने में और इसके साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने में। थैंक यू।